दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण परिचर्चा करने जा रहे हैं। अभी एक हाल ही में न्यूज़ आया था और न्यूज़ क्या आया था कि ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं अभिजीत बंदोपाध्याय और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और चर्चा ये है कि ये प बीजेपी पार्टी को जॉइन करके लोकसभा के इलेक्शन इस साल लड़ने वाले हैं। तो यही इश्यूज़ बन जाता है। हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स हम पढ़ते हैं जीएस2 में पॉलिटी में, उसमें काफ़ी ये इश्यूज़ होते हैं। तो बहुत क्योंकि हाल-फिलहाल में बहुत सारे ऐसे जो जज हैं, वो रिटायर होने के बाद सरकार के पद को ग्रहण किया है या किसी पार्टी से जुड़ गए हैं। तो ये काफ़ी चर्चा में रहता है। तो इस इश्यूज़ को हम अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि इसमें पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है? क्या सजेशंस होने चाहिए कि कल हो के जो जज वगैरह ऐसे काम कर रहे हैं, उसको एक तरह से उसको हटाया जा सके, उसको अ, द कम किया जा सके। ऐसे इंसिडेंट्स जैसे ही बढ़ेगा, तो न्यायपालिका की जो इंडिपेंडेंस होता है, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होता है, वो खतरे में होता है। और इसी को लेकर मेन इश्यूज़ भी उठता है, मेन सवाल भी उठाया जाता है। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करना है, इसी चीज़ को समझना है और दोनों चीज़ों को देखकर एक अपने एग्ज़ाम्स के रिलेट करके भी इसको समझेंगे क्योंकि ये मेंस के टॉपिक से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी 26 मई को प्रीलिम्स भी होने वाला है यूपीएससी का, तो उससे उस लिहाज से भी देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यू हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन फ़ील हो कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो इसी तरह से वीडियो बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है जज पटना हाई कोर्ट के जज है, नाम क्या है? नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय। इन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है और चर्चा ये है कि रिज़ाइन करने के बाद ये बीजेपी पार्टी को जॉइन करने वाले हैं। उन्होंने बोला भी है कि आई हैव डिसाइडेड जॉइन बीजेपी। बीजेपी पार्टी को जॉइन करके ये चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो काफ़ी ये चर्चा में है और काफ़ी ये इश्यूज़ भी बन जाता है क्योंकि अगर इस तरह से ये ट्रेंड चलता रहे, तो जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है वो खतरे में पड़ जाता है और इसी चीज़ का जो मेन क्रक्स है, मेन जो चिंता का कारण है, वही है। उसी को डिटेल में डिस्कस करना है कि संविधान के प्रोविज़न क्या है इसके मद्देनज़र, फिर इसके पक्ष और विपक्ष में क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। अभी अभी तो इन्होंने रिज़ाइन करके बीजेपी पार्टी जॉइन करने ही वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसा लगे ट्रेंड्स लगातार दिखाई पड़ रहा था और पिछले साल ही ये है अब्दुल नज़ीर, ये जज थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और नाम क्या है इनका? नाम है इनका अब्दुल नज़ीर। इन्होंने भी एक तरह से जब ये रिटायर हो गए थे सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर होने के बाद ये गवर्नर आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने थे। यानी सरकार जो पद दिया था उस पोस्ट को ये ग्रहण किए थे, ठीक है? और अभी 2020 में और इन्होंने ये पद क्यों ग्रहण किया था ताकि इनको इन पर आरोप है कि ये जो फैसले दिए थे सरकार के सपोर्ट में था। अभी जैसे अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो सीजेआई उनके नेतृत्व में एक तरह से फैसला आया था। तो उस पैनल में ये भी एक सदस्य थे। संवैधानिक जो पीठ बनी थी, 5 सदस्यों की पीठ थी, उस पीठ में ये भी सदस्य थे, ये भी एक मेंबर थे। इन पे आरोप है कि ये अयोध्या के फैसलों को इन्फ्लुएंस किया था। फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी है, नोटबंदी का जो फैसला आया था जिसमें सरकार को एक तरह से क्लीन चिट दिया था कि भाई सरकार ने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही है। तो उस पैनल में भी ये जज थे अब्दुल नज़ीर। तो चर्चा उठा कि जब ये रिटायर हुए, जब एक तरह से ये पद से सेवानिवृत्त हुए, तो इनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। तो चर्चा उठा कि कहीं जो उस टाइम ये फैसला लिया, कहीं इस पोस्ट के लालच में तो नहीं दिया था? क्योंकि जो फैसला उस टाइम दिया गया था वो सरकार को काफ़ी सपोर्ट करने वाला था। तो उस लिहाज से काफ़ी उस टाइम विवाद भी उठा था। और उसके बाद उससे पहले तो 2020 में आपको पता ही है कि चीफ जस्टिस सीजेआई जो रंजन गोगोई है, इन्होंने तो राज्यसभा का सदस्यता ले लिया था, राज्यसभा का मेंबर इनको बनाया गया था, जब ये रिटायर हुए थे। राज्यसभा के ये मेंबर बने थे। 2020 का ये माजरा है। क्योंकि अयोध्या वर्डिक्ट आपको पता है 5 अगस्त 2019 को आया था। ये 2019 में ही आया था और 2019 के वर्डिक्ट होने के बाद जैसे ही वो 5 अगस्त को तो वो 370 का फैसला आया था। 2019 में ही अयोध्या का जजमेंट आया था और जैसे ही ये जजमेंट आया था, तो एक तरह से उस टाइम काफ़ी जो फैसला आया था वो सरकार के सपोर्ट में माना गया था क्योंकि उस टाइम अयोध्या राम मंदिर के लिए जो ज़मीन थी वो अलॉट कर दिया गया था। तो उस पैनल के सीजेआई थे, ये चीफ अध्यक्षता कर रहे थे रंजन गोगोई। लेकिन जैसे ही रिटायर होते हैं तो उनको राज्यसभा भेजा जाता है। उस टाइम भी काफ़ी विवाद हुआ था कि जो रंजन गोगोई जो फैसला किया था, सीजेआई के तौर पर, कहीं वो फैसला इन्फ्लुएंस तो नहीं था, कहीं वो सरकार के जो लाभ दे रहे थे उससे प्रेरित तो नहीं था। उस टाइम भी काफ़ी विवाद हुआ था। इन सारे इश्यूज़ को समझना है क्योंकि जो ट्रेंड दिख रहा है
तो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं, काम करते हैं और जैसे ही रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन कर लेते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है, सरकार के द्वारा कोई पोस्ट दिया गया, उस पोस्ट को वो ग्रहण कर लेते हैं। इससे सवाल उठता है कि जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, कहीं वो खतरे में तो नहीं है? तो वो ट्रेंड था। तो उसी चीज़ को हमको डिस्कस करना है। डिस्कस क्या करना है, जो मेन इश्यू यही है, पोस्ट रिटायरमेंट इसको जॉब बोलते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स फॉर जजेस। देखिए, आपको समझना है, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, ठीक है? जॉब्स। देखिए, नाम से स्पष्ट है, ये एक इधर है पोस्ट और एक है रिटायरमेंट। पोस्ट मतलब क्या हो गया? बाद में। और रिटायरमेंट मतलब जानते हैं आप, सेवानिवृत्त। यानी बोल सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई जज सरकार के द्वारा अधिकृत या सरकार के द्वारा कोई पद दिया गया, उसको ग्रहण करता है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट रिटायरमेंट जज जॉब, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, यानी रिटायरमेंट के बाद सरकार के पोस्ट को ग्रहण करना, ठीक है? रिटायरमेंट के बाद सरकार के पोस्ट को ग्रहण करना, इसको बोलते हैं पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। और यही चीज़ एक तरह से इसी के पक्ष और विपक्ष में बात कही जाती है कि न्यायाधीशों को पोस्ट रिटायरमेंट मतलब रिटायर होने के बाद किसी जॉब को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी पोस्ट को जो सरकार दे रही है, उसको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेन इश्यू हमारा यही है। इसी चीज़ को डिस्कस करना है। और अभी आपको बताया कि अभिजीत जो बंदोपाध्याय है, जो रिज़ाइन किया था कलकत्ता हाई कोर्ट से, तो उसमें भी इश्यूज़ यही है, क्योंकि जब वो न्यायाधीश रहते हुए कुछ फैसले ऐसे थे जो बीजेपी के पक्ष में गया। जैसे ममता ममता बनर्जी की जो सरकार है, उसमें कुछ कामों में कुछ भ्रष्टाचार, कुछ घोटालों में सीबीआई की जाँच के लिए एक तरह से आदेश जारी किया था। उनमें ये जो पैनल बना हुआ था, उसमें अध्यक्षता यही कर रहे थे। इन्होंने ही ऑर्डर दिया था। उस टाइम ये विवाद एक तरह से तो वो लोग तो उतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जैसे ही अभी ये रिज़ाइन करके बीजेपी जॉइन करने वाले हैं, तभी वो चर्चा उठ रहा है कि जो भी निर्णय ये दिए, जो भी जजमेंट इनके द्वारा दिया गया, कहीं वो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं था, कहीं वो सरकार के जो केंद्र की सरकार है, उनके द्वारा प्रेरित तो नहीं था। तो वो बता रहे थे कहीं वो उसी डायरेक्शन में वो जजमेंट तो नहीं था। तो इस तरह से ये डिस्कशन काफ़ी प्रगाढ़ हो जाता है, काफ़ी सीरियस हो जाता है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं पोस्ट रिटायरमेंट। अब जनरली क्या होता है कि ये तो इन्होंने रिज़ाइन करके एक तरह से इस्तीफ़ा देकर बीजेपी जॉइन करने वाले। बहुत सारे जज होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद किसी पोस्ट को ग्रहण किया। तो दोनों सेंस हो जाता है कि क्या किसी भी जज को किसी पार्टी से जुड़ना चाहिए या रिटायर होने के बाद किसी पोस्ट को ग्रहण करना चाहिए? ये हमारा मेन इश्यू है, क्रक्स है, इसको डिस्कस करना है। देखिए, थोड़ा-सा हम इतिहास देख लेते हैं कि इस तरह से सिनेरियो कैसे-कैसे बना। मतलब जब कोई भी न्यायाधीश जो है, कोई भी न्यायाधीश कब-कब किसी पार्टी से जुड़ा या कब-कब किसी सरकार के द्वारा जो पोस्ट दिया गया, उसको ग्रहण किया गया। देखिए, 1950 आपको पता है 1947 में देश आज़ाद होता है। तो 1950 के बाद ये ट्रेंड है और लगभग-लगभग 44 सीजीआई ऐसे रहे हैं, लगभग 44 सीजीआई मतलब समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, तो लगभग 44 मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं, जो रिटायर होने के बाद किसी न किसी पोस्ट को सरकार के द्वारा जो पोस्ट दिया गया, उसको ग्रहण किया है। समझ रहे हैं? मतलब लगभग 44 न्यायाधीश ने किसी सरकार के द्वारा जो पोस्ट दिया गया था, वो ग्रहण किया गया था। ये काफ़ी सीरियस कंसर्न हो जाता है, सीरियस इश्यूज़ हो जाता है। और अभी एक रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट क्या था कि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीज़ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इसका मेन काम है यही जुडिशरी की कार्यप्रणाली को जाँच-पड़ताल करना, सरकार कैसे काम करते है, उसके फंक्शन को वो रिपोर्ट करती है, उसके संदर्भ में डेटा कलेक्ट करती है। तो उनका रिपोर्ट क्या है कि अगर 100 में से 100 मतलब 100 सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, उसमें से लगभग 70 लोगों ने सरकार के द्वारा कोई असाइनमेंट को ग्रहण किया है या सरकार के द्वारा जो कोई पद दिया गया, उसको ग्रहण किया है, उसको लिया है। यानी देख रहे हैं कितना सीरियस कंसर्न है। आज़ादी के बाद जो अभी तक 44 सीजीआई की बात करी हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो उन्होंने
लगभग 44 सीजीआई ने सरकार के द्वारा किसी न किसी पोस्ट को ग्रहण किया है। और एक ट्रेंड है कि लगभग 100 में से 70 जजेज जो हैं, जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने किसी न किसी पोस्ट को ग्रहण किया है। सरकार के द्वारा किसी न किसी पोस्ट को अधिकृत किया है या उसको लिया है। तो इसी चीज़ को डिस्कस करना है। अब हम थोड़ा समझते हैं, हम तो डेटा देख लिए। इतिहास में जाएँगे तो इतिहास में बहुत सारे प्रसंग हैं। जैसे देखिए, 19 से सबसे पहला सीन दिखाई पड़ता है 1952 में। और 1952 में दिखाई क्या पड़ता है कि जो जस्टिस फजल अली है, जस्टिस फजल अली जब 1952 में रिटायर हो जाते हैं, तुरंत ही वो गवर्नर उड़ीसा के गवर्नर बन जाते हैं। फिर उसके बाद 1958 में एक ट्रेंड दिखाई पड़ता है कि चीफ जस्टिस एमसी चागला, वो रिज़ाइन कर देते हैं अपने पोस्ट से। नेहरू के रिक्वेस्ट पे वो रिज़ाइन कर देते हैं और यूएस के एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। देख रहे हैं? एमसी चागला जो है वो 1958 में वो अपने पोस्ट, वो सीजीआई रहते हैं उस टाइम, तो नेहरू जी के रिक्वेस्ट पर वो अपने पद को रिटायर, मतलब पद से एक तरह से रिज़ाइन कर देते हैं और वो यूएस में एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस टाइम ये विवाद काफ़ी हुआ था। फिर 1967 में एक इश्यू आता है जब उसमें सुब्बा राव, जो चीफ जस्टिस थे, वो रिज़ाइन कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से और वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने लगते हैं, इलेक्शन में फाइट करते हैं। और अभी अभी हाल ही फिलहाल में एक इंसिडेंस है 2-3 साल पहले का कि चीफ जस्टिस पी सदाशिवम पी सदाशिवम वाज़ अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ केरला। देख रहा है, अभी हाल ही फिलहाल का इंसिडेंट है। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ये, तो उनको वो भी रिजाइन करके वो केरला के गवर्नर बनने के लिए तैयार हो गए। हुँ, ठीक है? तो देख रहे हैं लगभग-लगभग एक इतिहास रहा है इनका, हिस्ट्री रहा है जजेस का सरकार के किसी पोस्ट को सरकार के किसी पोस्ट को लेने में। मतलब एक ट्रेंड ही रहा है एक तरह से, मतलब हर साल देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो किसी हाई कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज रिटायर होने के बाद या बीच में ही रिजाइन करके सरकार जो पोस्ट देती है उसको ग्रहण करते हैं, या सरकार की तरफ से चुनाव लड़ता है या कोई राज्यसभा जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं काफी ट्रेंड रहा है। लेकिन ये ट्रेंड जो है ये काफी सीरियस कंसर्न पैदा करता है, काफी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे जो जज है, जो डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन देते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। हम आगे देखेंगे कि क्यों इसके अगेंस्ट में बात कही जाती है। पोस्ट रिटायरमेंट जो जॉब्स होते हैं, वो सही नहीं है भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से। वो पक्ष और विपक्ष दोनों हिसाब से डिस्कस करेंगे। फिर उससे रिलेटेड सजेशंस भी होगा। अभी थोड़ा-सा हम संवैधानिक प्रावधान देखते हैं कि संविधान में ऐसा क्या ज़िक्र है, या क्या कभी कोई चीज़ ऐसा मेंशन है, कोई आर्टिकल ऐसा है, तो ये डिफाइन करता है या एक तरह से डीबार करता है, रोकता है कि पोस्ट रिटायरमेंट जजमेंट जो जॉब है, वो नहीं होना चाहिए, उसको हतोत्साहित किया जाता है। देखिए, आपको पता है कि आर्टिकल 50 जो डीपीएसपी, एफसी आपको पता है, नीति निदेशक तत्व होता है। नीति निर्देशक तत्व है। आपको पता है कि आर्टिकल 50 में ये स्पष्ट ज़िक्र है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। यानी आर्टिकल 50 में स्पष्ट ज़िक्र है कि स्टेट, आर्टिकल 50 में क्या ज़िक्र है? आर्टिकल 50 में स्पष्ट ज़िक्र है, जो जुडिशरी है, जो जुडिशरी है, न्यायपालिका जिसको बोलते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका बोलते हैं, कार्यपालिका। इसके बीच में कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए, कोई लिंक नहीं होना चाहिए। मतलब जुडिशरी अपना काम करेगी और एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी। दोनों के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। कंप्लीट सेपरेशन है। लेकिन मान लीजिए कोई जज है, कोई न्यायपालिका में कार्यरत है, काम कर रहा है और कोई डिसीजन दे रहा है, और बाद में वो रिटायर लेने के बाद या बीच में ही रिजाइन करके एग्जीक्यूटिव में शामिल हो जाता है। यानी कोई जज यहाँ काम कर रहा है लेकिन रिटायर होने के बाद यहाँ चला जा रहा है। तो देख रहा है, ये सेपरेशन तो एक तरह से खंडित हो गया ना। यानी जज एग्जीक्यूटिव के साथ मिल के डिसीजन ले रहा है, फैसला कर रहा है। ये लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत, संविधान के जो मौलिक सिद्धांत है, उसका भी उल्लंघन है। मैं आगे डिटेल में इसको डिस्कस करूँगा। लेकिन संविधान में देख रहे हैं आर्टिकल 50 में स्पष्ट ज़िक्र है कि जो राज्य है ऐसा काम करेगी पब्लिक सर्विस के हिसाब से, कि जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है, जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है, दोनों के बीच कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए, कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तभी दोनों का एक तरह से जो इंडिपेंडेंस है, वो बना रहेगा।
तो आर्टिकल 50 में ये स्पष्ट ज़िक्र है, क्योंकि ये डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में है, तो ये एक तरह से ये आदेश आदेश एक तरह से है, संवैधानिक आदेश है। इसको सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब ऐसा ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। एक तरह से निर्देश बोल सकते हैं, आदेश से अच्छा होगा निर्देश। ये निर्देश है कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, ताकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन हो, इस तरह से हो। एक और आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल 124(7) आपको पता है आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 124(7) में स्पष्ट ज़िक्र है कि अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कैनॉट plead or act in any court or before any authority within the territory of India। यानी देख रहे हैं आर्टिकल 124(7) में भी स्पष्ट जिक्र है कि जो न्यायाधीश है, एक बार रिटायर होने के बाद वो किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, किसी कोर्ट में वो काम नहीं कर सकता है। देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि कैनॉट प्लीड और एक्ट, कैनॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी आर्टिकल 124(7) में जिक्र है कि एक बार रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कहीं वो एक तरह से इस तरह से भूमिका निभा नहीं सकता। लेकिन ये जो एक तरह से जो डिसीजन है, ये एक तरह से ये जो प्रावधान है, ये जो प्रोविजन है एक तरह से देखा जाए, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो प्रोविजन किया गया है वो केवल जुडिशरी के लिए है। यानी वो केवल न्यायपालिका में रिटायर होने के बाद दोबारा काम नहीं कर सकता, दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। न्यायपालिका को एक तरह से बाधित किया गया है। एक तरह से उसको हटाया गया है कि न्यायपालिका में फिर से आप काम नहीं कर सकते, फिर से आप तरह से जजेस की तौर पर भूमिका नहीं निभा सकते। लेकिन इसी में एक लूप होल्स क्या है कि अगर जज रिटायर हो जाते हैं, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, एमपीज़ बन सकता है। इस तरह का कोई पोस्ट वो प्राप्त कर सकता है। अंतर समझिए, आर्टिकल 124(7) में जो प्रोविज़न है उसके जो प्रोविज़न है उसका क्रक्स समझिए। क्रक्स क्या है कि आर्टिकल 124(7) क्या बोलता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज जब रिटायर हो जाते हैं, तो दोबारा उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये प्रोविज़न है। यानी पोस्ट रिटायरमेंट एक तरह से प्रोविज़न है उसको एक तरह से बाधित करता है। लेकिन इसमें केवल न्यायपालिका में काम नहीं कर सकता, इस चीज़ का ज़िक्र है। वो एमपी बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। इस तरह की चीज़ों के लिए वो एलिजिबल है। इस चीज़ों को नहीं रोकता है और इसी लूप होल्स का फ़ायदा उठाया जाता है, वर्तमान के सरकारों के द्वारा और जो भी जज ऐसा काम करते हैं, इन्हीं लूप होल्स का फ़ायदा उठाता है। क्योंकि उसको एक न्यायपालिका को छोड़कर किसी भी चीज़ में काम करने के लिए बाधित नहीं किया गया है। ठीक है? देख रहे हैं आर्टिकल संविधान में देखा जाए तो संविधान में 2 आर्टिकल है, जो इस चीज़ से रिलेटेड है। एक आर्टिकल 50 है, 50 में तो स्पष्ट ज़िक्र है कि कंप्लीट सेपरेशन है, कोई इंटरफेयर नहीं होगा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में। लेकिन फिर आर्टिकल 124(7) में जो प्रोविज़न है वो थोड़ा नैरो है, उसमें न्यायपालिका में एक बार रिटायर होने के बाद फिर से आप काम नहीं कर सकते, फिर से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उन चीज़ों को रोका गया है। लेकिन आप एमपी बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ में आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को नहीं रोका गया है और इन्हीं लूप होल्स का फ़ायदा उठा के वर्तमान में लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ये तो हो गया कि जो एक तरह से जो न्यूज़ था, जो इश्यूज़ था उसको देख लिए और जो एक तरह से इतिहास चलता आ रहा है कि कोई भी जज कैसे इतिहास में इस तरह से प्रकरण इंसिडेंट जो इश्यूज़ है वो दिखाई पड़ता है और हमने इसका कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रावधान भी देख लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स होते हैं, यानी कोई भी न्यायाधीश किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है या किसी सरकार के पद को ग्रहण करता है, वो क्यों संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, इसका विरोध क्यों किया जाता है? तो उसके विपक्ष में हम कुछ तर्क को देखते हैं कि क्या मेन इश्यू क्या है? क्यों इसका आखिरकार विरोध इतना किया जाता है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है विरोध का कि इससे जो न्यायाधीश का जो निर्णय होता है ना, वो प्रभावित होता है। न्यायाधीश का निर्णय प्रभावित होता है, बात को समझिए। देखिए, कोई भी जज है, किसी न्यायाधीश में काम कर रहा है, तो न्यायाधीश में जब वो मामला सुन रहा है, न्यायपालिका में जब वो मामला सुन रहा है, आपको पता है कि 60% जो मामला ऐसे होते हैं, किसी भी न्यायपालिका में, जिसमें सरकार एक पक्षकार होता है। सरकार के अगेंस्ट में ही केस होता है।
अगर वो जज मान लीजिए कोई ऐसा फैसला दे दे, तो सरकार उससे वादा कर दे कि आप हमारे पक्ष में फैसला दीजिए और बाद में हमको किसी स्टेट का आपको गवर्नर बना देंगे। तो वो जज क्या करेगा? सरकार के हिसाब से ही फैसला देगा, ताकि सरकार को फ़ायदा पहुँचाए। तो वो एक तरह से निर्णय प्रभावित हो गया ना, निर्णय एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी निर्णय में रहा कहाँ? तो निर्णय काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो पहला पॉइंट यही है कि निर्णय जो इसका डिसीजन है जुडिशरी का, जजेस का, वो प्रभावित होता है। दूसरा ये है कि जजेस करप्ट हो जाता है। क्योंकि इस तरह से अगर किसी लाभ बस काम करेगा, तो वो जो मामला है उसके पक्ष-विपक्ष को निष्पक्ष तरीके से वो दे ही नहीं सकता। किसी के लाभ के मद्देनज़र या किसी पैसा या कोई भी पद के लालसा में वो फैसला देगा। यानी करप्शन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है? दूसरा पॉइंट यही है विरोध का। तीसरा है कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बाधित होता है। अब आपको अंतर समझिए, स्वतंत्रता बाधित कैसे होता है? देखिए, कोई भी जुडिशरी कोई भी न्यायपालिका है, वो फ्री होकर कैसे वो स्वतंत्र तरीके से कैसे काम करेगा? जो उसके जज है, जो उसके सीजीआई है, बिना किसी लाग लपेट के किसी लालचवश काम नहीं करे। निष्पक्ष तरीके से जो करक्ष है, जो इश्यूज़ है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा फ्रीडम से वो काम करे, तभी तो वो जो निर्णय आएगा काफ़ी एक तरह से निष्पक्ष होगा। तभी ना वो फ्रीडम होगा। लेकिन अगर जजेज़ ही किसी के लालच में आ गया, सरकार के दबाव में आ गया, तो न्यायपालिका एक तरह से दबाव में काम कर रही है, न्यायपालिका फ्री होके काम नहीं कर रही है। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित हो जाता है इस अगला पॉइंट है कि जनता का विश्वास भी खत्म होता कम होता है। देखिए जनता का विश्वास कैसे कम होता है उसको जनता का विश्वास कम होता है न्यायपालिका पर। जनता का विश्वास भी कम होता है। अब जैसे देखिए आप अयोध्या वाला वर्डिक्ट ही लीजिए, उसमें क्या था कि अयोध्या का जो फैसला आया था तो उसमें सीजेआई थे रंजन गोगोई। वो जो फैसला आया था तो फैसला माना जाता है कि एक तरह से जो सरकार थी बीजेपी जो पार्टी है उसके पक्ष में एक तरह से फैसला आया। जो उनका डिमांड था राम मंदिर बनाने का वो पूरा हो रहा है। लेकिन बाद में वही सीजीआई क्या करते हैं रंजन गोगोई रिटायर होने के बाद 2020 में ही राज्यसभा चले जाते हैं बीजेपी की पार्टी की तरफ से। जैसे राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं उनको, तो वो तो सरकार का ही एक तरह से फैसला हुआ है। यानी सरकार के सपोर्ट में एक तरह से जनता के बीच ये बात उठा कि जो रंजन गोगोई जो डिसीजन दिया था, वो सरकार के किसी लुभावन के तहत था। बाद में लोगों का एक तरह से विश्वास भी तो इससे उठा ना। वही हो जाता है कि अगर कोई न्यायाधीश कोई फैसला दे रहा है और उसमें सरकार एक महत्वपूर्ण पक्षकार है और वो फैसला सरकार के पक्ष में जा रहा है, तो बाद में चल के अगर कोई कोई पोस्ट वो ग्रहण कर रहा है, तो इससे जनता में एक तरह से डाउट क्रिएट हो जाता है कि कहीं ये आदमी सरकार से मिलकर ऐसा काम तो नहीं किया था, तभी ना उसको अभी ये पोस्ट मिला है। तो ये काफ़ी विवादित इश्यू हो जाता है, जनता का विश्वास इससे कम होता है और एक बार जनता का विश्वास न्यायपालिका से उठ गया तो फिर वो अंतिम निर्णय जो न्याय है, जो न्याय की माँग बोला जाता है कि किसी भी लोकतंत्र में जो सबसे लास्ट पिलर होता है न्याय के लिए, वो न्यायपालिका होता है। कहीं से भी आप हार जाइए, बाद में आपको न्यायपालिका ही जाना पड़ेगा, कोर्ट का दरवाज़ा ही खटखटाना होगा। लेकिन अगर कोर्ट ही मिली-भगत से काम करेगा, तो फिर आदमी न्याय के लिए कहाँ जाएगा? तो जनता का तो काफ़ी एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि शोषण हो जाएगा, जनता का एक तरह से न्याय ही नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जनता का विश्वास इससे गिर जाता है। एक पॉइंट और है इसमें, तो इसके विपक्ष में कहा जाता है कि अगर न्यायाधीश सरकार के साथ मिलके या सरकार के किसी पोस्ट को ग्रहण कर रहा है, तो उससे संवैधानिक जो मूल्य है, का भी उल्लंघन होता है। संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी है। संवैधानिक मूल्यों को खिलाफ है। संवैधानिक मूल्यों को खिलाफ कैसे है? देखिए, अभी आपको बताया था कि संविधान के आर्टिकल 50 में स्पष्ट ज़िक्र है कि जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है, दोनों एक तरह से सेपरेट मतलब दोनों एक तरह से फ्री होके काम करेगा। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होगा, कोई इंटरफेयर नहीं होगा, कोई लिंक नहीं होगा। आर्टिकल 50 में स्पष्ट ज़िक्र है कि स्टेट ऐसा काम करे जिससे न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग-अलग, दोनों स्वतंत्र तरीके से काम करें। लेकिन जब अगर जज सरकार के इन्फ्लुएंस में कोई काम करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी आर्टिकल 50 का एक तरह से ये उल्लंघन है। और आर्टिकल 50 का उल्लंघन है यानी संवैधानिक मूल्यों का एक तरह से ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। ठीक है? तो अगला पॉइंट यही हो जाता है। और लास्ट का पॉइंट यही है कि ये लोकतंत्र के भी खिलाफ है।
लोकतंत्र के खिलाफ कैसे है? क्योंकि इससे जनता का जो विश्वास है, खत्म होता है। जनता का जो विश्वास है, वो नीचे गिरता है और जनता का विश्वास ही अगर खत्म हो गया, कोई भी संस्थान कैसे काम करेगा? जब संस्थान ही नहीं रहेगा, तो वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए कैसे काम करेगा? इसलिए लोकतंत्र इससे खतरा में आ जाता है। तो ये 5 पॉइंट है जिसको आधार बनाकर ये कहा जाता है कि किसी भी न्यायाधीश को सरकार के द्वारा जो पोस्ट दिया जाता है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, सरकार के लालच में नहीं आना चाहिए। बाकी वो इंडिपेंडेंट होके काम करे ताकि वो जो जनता है उसके हितों को आगे बढ़ावा दे सके, सरकार के कमियों को उजागर कर सके और जो अंतरिम अंतिम तौर पर जो जनता है, जनता के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके। इसीलिए ये बेसिस कहा जाता है। लेकिन इसके सपोर्ट में भी पहले हम इसका विपक्ष के सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये मूलतः 5 पॉइंट था। और जैसे ही ये इसीलिए इसको हवाला भी दिया जाता है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो जॉब है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। अभी एक पूर्व न्यायाधीश है, दीपक गुप्ता, अभी हाल ही में उनका बयान आया था और बयान क्या था कि वी कांट हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी इफ जजेस देख रहे हैं, इफ जजेस लुक फॉर पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स। जस्टिस दीपक गुप्ता जो है, जो पूर्व एक तरह से जज भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर जज लोग, जो न्यायाधीश लोग हैं, अगर रिटायर होने के बाद किसी अपॉइंटमेंट को या किसी पोस्ट को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हम जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, उसको हम इंश्योर नहीं कर सकते। यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही खारिज हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। देख रहे हैं, स्पष्ट ये भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसके खिलाफ है। हालाँकि ये न्यायाधीश थे पहले। सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और पूर्व न्यायाधीश होते हुए उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा, तभी तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो रिटायरमेंट होने के बाद जो पोस्ट ग्रहण करते हैं न्यायाधीश लोग, ये गलत है क्योंकि इससे अंतिम तौर पर देखा जाए तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही खतरे में हो जा रहा है। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। लॉ कमीशन ने भी इसका विरोध किया था। लॉ कमीशन तो बार-बार ये इसका विरोध करता है कि हम पोस्ट रिटायरमेंट जो है, आफ्टर रिटायरमेंट वाज़ अनडिज़ायरेबल देख रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी पोस्ट को ग्रहण कर रहे हैं तो वो अनडिज़ायरेबल है एज़ इट कुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। देख रहे हैं, स्पष्ट लहज़ों में लॉ कमीशन भी, जो विधि आयोग है, वो भी इस चीज़ को ख़ारिज करता है कि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई जज किसी पोस्ट को ग्रहण कर रहा है, वो स्पष्ट तौर पर जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। देख रहे हैं? यहाँ तक कि जो अपोज़िशन लीडर है, उनको तो एक इश्यू मिल ही जाता है और वो इन चीज़ों को वो लपक लेते हैं। अपोज़िशन लीडर भी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं और उनका तो स्पष्ट मानना है कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिज़ायर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट। यानी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब का कोई डिज़ायर है, कोई एक तरह से लालच है, तो वो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब जो है वो प्री रिटायरमेंट जजमेंट, यानी रिटायर होने के बाद अगर कोई पद को ग्रहण कर रहा है, वो जो लालच है, तो एक तरह से आकांक्षा है, वो आकांक्षा जब वो जॉब में है, तब वो उसके डिसीज़न को एक तरह से प्रभावित करता है। यानी बोल सकते हैं कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिज़ायर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। अपोज़िशन लोग इसी बेसिस पर ये काफ़ी विरोध करते हैं इन चीज़ों का। और ये जो पॉइंट्स है वो काफ़ी वैलिड पॉइंट्स है। मतलब ऐसा नहीं कि ये हवा में बात हो रहा है, सीरियस कंसर्न सही में है, क्योंकि अगर इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया, अगर इसी तरह से इन्फ्लुएंस होके जजमेंट आता रहेगा, फिर न्याय अंतिम तौर पर न्याय होगा कहाँ? न्याय कैसे सुनिश्चित होगा? वो भी तो देखना है हमको। देखिए, अब एक विवाद हम तो अभी अगेंस्ट में ही बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो संविधान अब देख रहे हैं कितना सीरियस कंसर्न है। सभी लोग बोल रहे हैं कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब है, जो रिटायरमेंट के बाद जो न्यायाधीश लोग किसी पोस्ट को ग्रहण करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो काफ़ी चिंता की स्थिति है। यहाँ तक कि जो संविधान सभा की बैठक हो रही थी, उसमें भी केटी शाह ने सजेस्ट किया था दैट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड नॉट टेक अप एन एग्जीक्यूटिव ऑफिस विद द गवर्नमेंट। देख रहे हैं, स्पष्ट लहज़ों में इन्होंने केटी शाह जो थे तो एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। संविधान सभा का जो डिबेट चला तो उसमें एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने स्पष्ट लहज़ों में इस बात को रखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनको कभी भी सरकार की तरफ से जो ऑफ़िस है, कोई पद मिल रहा है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनका भी कंसर्न था कि इससे जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, वो बाधित होगा। लेकिन उस टाइम बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसको संविधान का निर्माता भी बोलते हैं, उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया था। वो बोला कि नहीं, इस तरह से हम ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखते हैं और शायद इसीलिए आर्टिकल 50 जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है, दोनों के बीच कंप्लीट सेपरेशन है, वो डीपीएसपी में डाला गया था क्योंकि वो लीगल इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, तभी इसलिए उसको डीपीएसपी में डाला गया था। अम्बेडकर जी का मानना था कि बहुत ही एक तरह से बहुत दूर की बात है कि जज लोग किसी सरकार के लालच में आकर काम करेगा और उससे जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है वो प्रभावित होगा।
कि उस टाइम ऐसा कोई इश्यू था नहीं, बन नहीं रहा था, इसलिए अम्बेडकर जी उस चीज़ को देख नहीं पाए। लेकिन अगर अभी की स्थिति को देखें, तो ऐसा मतलब अभी एक तरह से लगातार इंसिडेंस है, ऐसा बहुत हो रहा है। अगर इस तरह की चीज़ों को अगर वो अम्बेडकर जी समझ लिए होते, डायरेक्ट उस प्रोविज़न को भी उसमें शामिल करते। लेकिन बोल सकते हैं कि संविधान सभा की बैठक में केटी शाह जैसे सदस्यों ने विरोध किया था कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स नहीं होने चाहिए। सरकार के किसी पोस्ट को ग्रहण नहीं करना चाहिए न्यायाधीश लोगों को। लेकिन अम्बेडकर जी ने इसका विरोध किया था, बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर देख रहे हैं, जुडिशरी डिसाइड्स केसेस इन व्हिच द गवर्नमेंट हैज़ इफ एट ऑल द रिमोटेस्ट इंटरेस्ट, इन फैक्ट नो इंटरेस्ट एट ऑल। बी आर अम्बेडकर का मानना था कि जो जुडिशरी है वो केस अपने हिसाब से डिसाइड करती है। तो उसमें वो बहुत ही दूर लेवल का मतलब बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा किसी न्यायाधीश का कि वो सरकार के पक्ष में कोई फैसला दे। तो ऐसा कोई संभव ही नहीं है। लेकिन दोनों चीज़ों में देखा जाए तो अम्बेडकर जी इस मामले में काफ़ी बोल सकते हैं कि वो उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाए, थोड़ा-सा लैग कर गए। तो ये था सारा विवाद पक्ष में विपक्ष में तर्क कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीशों को कोई पोस्ट ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ लोग इसका सपोर्ट करते हैं कि नहीं न्यायाधीशों को पोस्ट रिटायरमेंट मतलब रिटायर होने के बाद किसी पद पद को ग्रहण करना चाहिए। पक्ष में भी कुछ तर्क दिया जाता है और सबसे पहला तर्क तो यही है, अनुभव का साझाकरण। देखिए, इन लोगों का मानना है जो सपोर्ट में ये बात को रखते हैं, उनका कहना है कि जो भी न्यायाधीश लोग होते हैं, न्यायपालिका में काम करते हैं, तो 40 साल, 25 35 साल तक 30 साल, 35 साल, 40 साल मतलब एक लंबा अनुभव होता है उनकी न्यायपालिकाओं में कार्यशैली को लेकर। अगर ऐसे लोग रिटायर होने के बाद अगर सरकार का हिस्सा बनेंगे या किसी पोस्ट को प्राप्त करेंगे, वो अपने अनुभव का उपयोग करके उस किसी भी संस्थान की गरिमा को, किसी भी संस्थान की कार्यशैली को काफ़ी उन्नत बना सकता है, काफ़ी इनोवेट कर सकता है। कार्यशैली सुधरेगा। तो पहला पॉइंट यही है कि उनके अनुभव का हम उपयोग कर सकते हैं और अनुभव का उपयोग करके साझाकरण करके हम किसी भी जो इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्थान है, जिस संस्थान में वो जा रहे हैं, उसकी कार्यशैली को बढ़ा सकते हैं, उसके जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो पहला लॉजिक यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो न्यायाधीश लोग होते हैं, जो उनकी रिटायरमेंट की जो एज है वो काफ़ी कम है। देखिए, सेवानिवृत्ति की जो उम्र है काफ़ी कम है। कम कितना है? अगर सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे 65 वर्ष है और हाई कोर्ट का देखेंगे आप तो 60 वर्ष है। इन लोग का मानना है जो पक्ष में बात बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज वो 65 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं और 65 वर्ष काफ़ी एक तरह से यंग एज होता है, बहुत एजड नहीं होता है। यानी 65 वर्ष में अगर वो जज रिटायर हो गया, तो बाकी जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम वो करेगा क्या? इसलिए इनको एक तरह से छूट देना चाहिए कि चूँकि कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, तो अगर कम उम्र में रिटायर हो जाएँगे तो जो बाकी का टाइम बचा है वो उसको अपना अनुभव का उपयोग करते हुए, तो किसी चीज़ में जाकर अपना एक तरह से जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं और अपने अनुभव का साझा करके उनको मनमाफ़िक पैसा भी मिल सकता है। तो इस तरह से ये बात बोली जाती है। कि सेवानिवृत्ति की उम्र जो एज है, जो रिटायरमेंट का जो एज है वो काफ़ी कम है, तो बाकी टाइम वो बैठे रहेंगे। तो अगर हम इसको अलाउ कर देते हैं पोस्ट रिटायरमेंट जॉब को लेकर, तो अपने अनुभव का और बाकी बचा हुआ टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं और देश का एक तरह से इससे भलाई होगा। तो मूलतः 2 ही पॉइंट्स हैं जिसको आधार बनाकर इसका सपोर्ट किया जाता है कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स होने चाहिए। यानी न्यायाधीशों को सरकार के द्वारा जो पद दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनका जो है अभी जो सरकार एक तरह से इस तरह से जैसे अभी देखें ना कि अभिजीत बंदोपाध्याय, फिर रंजन गोगोई, बहुत सारे जज हैं। जैसे अभी देखें तो जो उसको क्या बोलते हैं तमिलनाडु का जो गवर्नर बना दिया गया है। बहुत सारे जो इंसिडेंट्स दिखाई पड़ते हैं कि जो न्यायाधीश लोग सरकार के पोस्ट को ग्रहण कर रहे हैं, तभी तो सरकार इसका सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब यही बीजेपी की सरकार जब अगेंस्ट में थी, तो अरुण जेटली का संसद में महत्वपूर्ण भाषण भी है, आप जाके सुनना यूट्यूब पे। वो स्पष्ट एक तरह से इनका विरोध करते हैं और उन्होंने तो स्पष्ट बोला था कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स की जो लालसा है, वो इन्फ्लुएंस करता है प्री रिटायरमेंट जजमेंट को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा हम देख लेते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल एग्जांपल्स क्या है? मतलब विभिन्न देशों में ऐसा क्या प्रेसिडेंस है वहाँ पर? अगर हम यूएसए की बात करें, तो यूएसए में ट्रेंड है कि एक बार आप न्यायाधीश बन जाते हैं, तो जब तक जिंदा है, जब तक आप साँस है आपके जीवन में, तब तक आप न्यायाधीश बने रहते हैं। यानी बोलते हैं कि जीवन पर्यंत न्यायाधीश बने रहेंगे। अब देखिए, एक बार आप न्यायाधीश बन गए, तो जब तक आप जीवन ज़िंदा है, जब तक आपकी साँस चल रही है, तब तक आप न्यायाधीश बने हुए हैं।
तो इसको कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकता। यानी ऐसा तो है नहीं कि ये रिटायर हो जाएँगे बाद में, अब बाद में इनको कोई पोस्ट मिलेगा। एक बार पोस्ट को ग्रहण कर लिए तो अपना अंतिम समय तक वो अपने पोस्ट पे बने हुए हैं, इसीलिए ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना इनमें संभव नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में 65 साल है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का है 62 साल। 65 साल के बाद आप रिटायर हो जाएँगे और हाई कोर्ट के जज हैं तो 62 साल के बाद रिटायर हो जाएँगे। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में कोई ऐज ही डिफाइन नहीं किया गया है। वो जीवन पर्यंत तक, जब तक साँस है तब तक आप पद पर बने रहेंगे और जब तक पद पर बने हुए हैं, तो कोई कैसे इनको इन्फ्लुएंस करेगा? उनके पास काम ऑलरेडी है। अगर हम यूके, इंग्लैंड का देखें, वहाँ पर जो रिटायरमेंट है वो 70 साल। यानी 70 साल के बाद न्यायाधीश जो है वहाँ पर रिटायर कर जाते हैं। लेकिन यूके में ऐसा ट्रेंड है कि एक बार रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद वो लोग किसी पोस्ट को ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा वहाँ परंपरा है, ट्रेंड है और सभी लोग ऐसा फॉलो भी करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा अभी तक कोई भी केस ऐसा नहीं आया है, तो कोई न्यायाधीश पहले न्यायाधीश था और रिटायर होने के बाद सरकार के किसी पोस्ट को ग्रहण किया हो। ऐसा कोई ट्रेंड वहाँ नहीं दिखता। तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर यही 2 एग्ज़ाम्पल है यूएसए का और यूके का। भारत में थोड़ा ट्रेंड अलग है। भारत में जो ट्रेंड है हम देखें वो यूएसए से भी अलग है, यूके से भी अलग है। तो ये था ग्लोबल एग्ज़ाम्पल्स। अब हम थोड़ा देख लेते हैं सजेशंस, कि इसके सजेशंस क्या होंगे? किस तरह से हम आगे बढ़े? ताकि जो जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, जो न्यायाधीश लोग हैं, उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट जो आकांक्षा है, जो जॉब्स की जो एक तरह से लालसा है उसको दूर किया जा सके। या इस चीज़ को इस इश्यूज़ को मतलब रिज़ॉल्व किया जा सके। सजेशंस क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहला सुझाव आता है इस कॉन्टेक्स्ट में, भाई आप एक कूलिंग पीरियड फाइंड कर दीजिए। देखिए, एक पूर्व सीजीआई थे आरएम लोढ़ा। आरएम लोढ़ा ने सजेस्ट किया था कूलिंग पीरियड 2 साल का होना चाहिए, 2 वर्ष का होना चाहिए। अब कूलिंग पीरियड क्या है उसको समझिए। कूलिंग पीरियड का मतलब है कि एक बार कोई जज रिटायर हो गया, तो कम से कम वो 2 साल तक किसी भी पोस्ट को ग्रहण नहीं कर सकता। तो बोलते हैं कूलिंग पीरियड। यानी सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ समय तक वो किसी पोस्ट को ग्रहण नहीं कर सकता है। और जो समय पीरियड है वो कितना है? 2 साल सजेस्ट किया गया था। यानी आरएम लोढ़ा ने सजेस्ट किया था कि एक भी कोई भी जज जब रिटायर होता है ना, तो उसको 2 साल तक कोई भी पोस्ट नहीं दिया दिया जाना चाहिए, या ये न्यायाधीश कोई 2 साल तक कोई भी पोस्ट ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसा प्रावधान कर देना चाहिए, ऐसा कानून बना देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो भी जज लोग जो डिसीजन देते हैं और डिसीजन देने के बाद वो तुरंत उनके मन में आकांक्षा पैदा हो जाती है कि हम एक बार डिसीजन दे के रिज़ाइन मार के या रिटायर होने के बाद तुरंत किसी पोस्ट को ग्रहण कर लेंगे। इसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि अब प्रोविज़न जो हो जाएगा तो उसके तहत आप 2 साल तक किसी पोस्ट को ले ही नहीं सकते। और 2 साल में तो बहुत सारा स्थिति बदल जाता है। तब क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है। लेकिन इंस्टेंट उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहला सजेशन यही था कि कूलिंग पीरियड को निश्चित किया जाए और वो 2 साल के लिए किया जाए। अभी कूलिंग पीरियड का कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है? दूसरा सजेशंस ये था कि जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा दिया जाए। अभी आपको दिखाया था कि सबसे मेन कंसर्न क्या है, कि जो रिटायरमेंट एज है वो 65 साल है सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए 62 साल है। तो लोग जो सपोर्ट करते हैं वही हवाला देते हैं कि चूँकि कम उम्र में ही वो रिटायर हो जाते हैं और बाकी टाइम वो क्या करे, तो बाकी टाइम प्रोडक्टिव यूज़ के लिए उनको किसी पोस्ट पर दिया जाना चाहिए या कोई पोस्ट प्रदान की जानी चाहिए। अब सजेशन दिया जाता है कि भाई आप जो कोई पोस्ट पे न्यायाधीश ऑलरेडी है, रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाए, 70 साल तक कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि एक लंबा कालखंड वो अपने पोस्ट पे ही रहेंगे। उनको ये भय ही नहीं होगा कि बाकी जल्दी मैं रिटायर हो जाऊँगा तो बाकी टाइम क्या करूँगा? वो अपने पोस्ट पर बने रहेंगे, काम करते रहेंगे तो उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी नहीं करेगा कोई। तो अगला सजेशंस यही है थे कि ऐज को बढ़ावा दे दिया जाए। तीसरा सजेशंस ये थे वो आरएम लोढ़ा का ही है। ग्रुप सीजीआई थे ये आरएम लोढ़ा। इनका सजेशंस क्या है? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सजेशंस है। तो यहाँ देखते हैं। इनका सुझाव को अपनाया जाए और इनका सुझाव क्या है? इधर देखिए। आरएम लोढ़ा ने सजेस्ट किया था, आरएम लोढ़ा ने क्या सजेस्ट किया था कि जब भी कोई जज रिटायर हो रहा है, आप उनसे एक क्वेश्चन पूछिए। ये पूछिए कि क्या आप रिटायर होने के बाद पेंशन लेना चाहते हैं, पेंशनर बनना चाहते हैं या अपने सैलरी पर ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, काम कंटिन्यू कंटिन्यू करना चाहते हैं? अगर वो कोई जज बोलता है कि नहीं मुझे पेंशन चाहिए, काम करने की इच्छुक नहीं है, तो फिर तो इनका समस्या यहीं समाप्त हो गया। तो कोई इश्यू ही नहीं है क्योंकि ये काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। रिटायर होने की बात बात हो रही है। तो पेंशन उनको दीजिए
और वो अपना वो घर बैठ के अपना एन्जॉय करेंगे। लेकिन अगर कोई जज ये बोलता है कि नहीं, मुझे रिटायर होने के बाद जो वर्तमान सैलरी है उसी पर कोई काम भी मिल जाए। अगर ऐसे लोग हैं, यानी सैलरी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ऐसे जजों को मिला के एक पैनल बनाया जाए, ठीक है? ऐसे जजों को मिला के एक पैनल बना दिया जाए। अब उस पैनल में बहुत सारे जज होंगे जो रिटायर होने के बाद उस पैनल में शामिल हो जाएगा, और इन्होंने सजेस्ट किया कि जब भी सरकार में कोई वैकेंसी आती है, वैकेंसी को फिल करने के लिए इसी पैनल में से किसी एक सदस्य के नाम का रिकमेंडेशन सरकार ले, और वो सरकार सीजीआई से सुझाव ले। सीजीआई से कंसल्ट करके इस पैनल में से किसी एक मेंबर को उस वैकेंसी के लिए नियुक्त किया जाए। ये सजेशन था आरएम लोढ़ा का। इससे 2 फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इससे ये होगा कि सरकार अगर किसी पोस्ट पे किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर रही है, तो उसमें सीजीआई का जो एक तरह से सुझाव है, वो ज़रूरी हो जाएगा। और दूसरा, सरकार की जो अपनी मनमौजी है किसी भी न्यायाधीश को अपॉइंटमेंट करने का, वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि इसी पैनल में से उनको उठाना होगा। देख रहे हैं? तो इससे क्या होगा ना, इससे मनमौजी जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की जो एक लालसा होती है, इससे जो डिसीज़न इन्फ्लुएंस होगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी ऐसा प्रोविज़न है कि जैसे ही आप रिटायर होंगे, तो आप अगर काम करने के इच्छुक है, आप उस पैनल में जाइए। उसी पैनल में से जब आपका नंबर आएगा, तो उस वैकेंसी, जब कोई वैकेंसी अगर आएगी, उसमें सीजीआई आपको रिकमेंड करेगा, आपके नाम को रिकमेंड करेगा। तभी आप उस पोस्ट पर एलिजिबल हो सकते हैं, उसी पोस्ट पर नियुक्त होंगे। तो इससे एक तरह से क्या होगा, जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है वो निश्चित होगा, वो एक तरह से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तीसरा सजेशन था, ठीक है? एक चौथा सजेशंस भी दिया जाता है कुछ एक्सपर्ट के द्वारा, और वो उनका मानना है कि अगर आपको इन सब चीज़ों के चक्कर में या पचड़े में नहीं पड़ना है, आप ये काम ये कर लीजिए कि आप एक कमीशन बना लीजिए। कमीशन को गठित कर लीजिए, और कमीशन में कम से कम 3 लोग को शामिल कीजिए। एक तो सरकार के प्रतिनिधि को, दूसरा जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तीसरा है लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशंस को शामिल करके एक 3 मेंबर कमीशन बना दिया जाए। ये कमीशन का काम क्या होगा? इस कमीशन का काम यही होगा कि जब भी किसी पोस्ट में कोई वैकेंसी है सरकार के किसी पोस्ट में, तो अगर उस वैकेंसी को भरना हो, तो जो रिटायर्ड जज है उनकी नियुक्ति इस कमीशन के द्वारा किया जाए। ये कमीशन सजेस्ट करे कि इस वैकेंसी में इस न्यायाधीश को भेजा जाना चाहिए। कमीशन ही उनकी एलिजिबिलिटी को, उनकी एक तरह से जो कार्यशैली है उसको देखा जाए, उनकी जो जजमेंट है उसको एक तरह से मूल्यांकन किया जाए, फिर देखा जाए कि ये जज इस पोस्ट के लिए सूटेबल है कि नहीं। तभी उनको उनको आगे बढ़ावा दिया जाए। तो एक सजेशंस ये भी था, कमीशन के द्वारा ऐसा काम हम कर सकते हैं, ठीक है? हुँ। तो मूलतः तो देखा जाए, मूलतः यही 4 सजेशन थे। अगर इन 4 सजेशंस में से अगर सरकार अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो किसी न किसी सहमति के बिंदु पर पहुँचा जा सकता है। और अभी जो सीरियस कंसर्न है, जिसे जो बोला जाता है कि जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस बाधित होता है, उसको भी रिज़ॉल्व किया जा सकता है। अल्टीमेटली देखिए, हमारे परंपरा में या हमारे एक तरह से जो लोकतांत्रिक भावना है, उसमें कहा भी जाता है कि कानून में जस्टिस, कोई भी कानून में अगर देखा जाए, तो न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। केवल न्याय होने से काम नहीं चलता, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। जैसे कसाब था, कसाब क्या हुआ था कि वो टेररिस्ट, आतंकवादी था, ये सबने देखा था। तो सरकार चाहती तो डायरेक्ट उसको फांसी पर लटका सकती थी। लेकिन वो जुडिशरी जो रूल है उसको फ़ॉलो किया। न्याय तो हुआ ही, लेकिन साथ-साथ न्याय होते हुए दिखा भी। पाकिस्तान में जो लोग बैठे थे उनको भी लगा कि ये जो प्रोसीजर था उसको ठीक ढंग से फ़ॉलो किया गया। इसलिए पोस्ट रिटायरमेंट जज जो जॉब्स है, जो न्यायाधीश है, जो बाद में सरकार के जो किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं, उसको दूर करने की आवश्यकता है। ऐसा दूर करके तभी हम केवल न्याय को सुनिश्चित नहीं कर सकते, बल्कि न्याय होते हुए दिखेगा, न्याय होते दिखना भी चाहिए, उसकी भावना को भी एक तरह से प्रफुल्लित कर सकते हैं, उसको ग्राउंड पर उतार सकते हैं। ठीक है? इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।